तो गडकरी जी, आपका जो विभाग रहा है वो मेरे ख्याल से प्रीवियस जो सरकार रही है उनके लिए सबसे बड़ा एक क्रॉस मार्क रहा, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जहां कुछ नहीं मूव किया। ये हेरिटेज आपके लिए काफी चैलेंजिंग रही और आपके मुताबिक स्ट्रेट में शुरू करूंगी, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही आपके मुताबिक इस पिछले एक साल में? देखिए, जब हमारी सरकार आई तब हमारे देश में करीब 3,20,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट स्टकअप हुए थे, बंद पड़े थे, और रोड हर दिन 2 किलोमीटर पर एवरेज से रोड बनने की स्थिति आई थी। 2 प्रोजेक्ट डिले इसलिए हुए थे कि 2.5 साल में इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस ही नहीं दिए गए। लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस के प्रॉब्लम्स थे, रेलवे ओवरब्रिजेस के प्रॉब्लम थे, और जिसके कारण इस सेक्टर की हालत बहुत ही खराब थी। मार्च एंड जब हुआ तब हमने 2 किलोमीटर के बजाय 11.80 यानी 12 किलोमीटर पर डे यानी 6 गुना रोड सेक्टर का काम बढ़ा और 12 किलोमीटर पर डे हमने मार्च एंड तक पूरा किया। जब मई में हमारी सरकार को पूरा होगा तब मेरा अंदाज है कि हम 14 किलोमीटर पर डे पर जाएंगे, यानी पुराने एवरेज से 7 गुना ज्यादा। और हमने अभी तक 8,500 करोड़ के नए वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और करीब जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं, मुझे विश्वास है कि मई एंड के पहले अभी ऑलरेडी हमने 44 प्रोजेक्ट्स को गोल्डन शेकहैंड से टर्मिनेट कर दिया। करीब 106 प्रोजेक्ट्स है जिसमें कई थोड़े अधिक प्रमाण में प्रश्न थे, पर मई एंड तक वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, वो प्रोजेक्ट भी दौड़ने लगेंगे। और ऑलरेडी हमने करीब 1,70,000-80,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिन प्रोजेक्ट के लिए हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर हम लोग 30 किलोमीटर पर डे का एवरेज पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है, और मेरा विश्वास है कि हम उसको पूरा करेंगे। और 2 साल के बाद जब आप लोग, मैं आपके सामने आऊंगा, बिल्कुल, तो इस देश के जीडीपी में मेरा जो डिपार्टमेंट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड वाटरवेज एंड शिपिंग, पोर्ट्स, हम कम से कम 2% जीडीपी रोड के देश के जीडीपी में ऐड करेंगे, इतना मेरा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल। लेकिन गडकरी जी, रोड्स के मामले में जैसे आपने बताया कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, लेकिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जहां पर बात है, क्लियरेंसेस हुए हैं, रुकावटें हटी है, ऑन ग्राउंड उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और काम करने में क्या थोड़ा सा धीमापन है? क्योंकि बार बार ये बात होती है और हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स भी ऐसे आ रही हैं कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है या विदेशी निवेशक हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि क्या फैक्ट में चीजें बदल रही हैं, क्या ऑन ग्राउंड वो चीजें हो रही है या नहीं? देखिए, ऑन ग्राउंड तो हो रही, इसीलिए 6 गुना वर्क का प्रोग्रेस हुआ है ना। पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि 100% एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउ करने के बाद में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं आई है जी। इसका बेसिक कारण है कि लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, लिटिगेशंस, इससे फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अभी भी उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सामने रिक्वेस्ट की है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पूरे हुए, जिनका टोल शुरू हुआ है, वो प्रोजेक्ट अगर हम लोग अमेरिकन, कैनेडियन पेंशन फंड से, इंश्योरेंस फंड से, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनको अगर खरीदने की अनुमति देते हैं तो उस रूट से काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। दूसरा, हमने ऐसा किया कि हाइब्रिड मॉडल तैयार किए। अब 17 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे कि जो लगभग टेंडर प्रोसेस तक आ सकते हैं अभी 1 महीने भर में। उसमें प्रोजेक्ट ऐसे है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में 40% कैपिटल हम देंगे और जो 60% है वो बैंक देगी। उसमें से 18% यानी 60% की 30% यानी 18% जो कंसेशनरी वो डालेगा। हम 80% लैंड, पूरा लैंड एक्विजिशन 80% हुए बिना वर्क ऑर्डर नहीं देते, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस के बिना देते ही नहीं। ये सब हम लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस भी हम करके देंगे और एन्युटी बेसिस पर टोल हम कलेक्ट करेंगे और एन्युटी की बेसिस पर बैंक इंटरेस्ट प्लस 2%, 3% प्रॉफिट उसको देंगे
ऐसे हाइब्रिड मॉडल है जहां रिस्क नहीं है, ऐसे 17 प्रोजेक्ट हम आगे आ रहे हैं, उसको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और मुझे लगता है कि ये सेक्टर फिर से दौड़ने लगेगा। मुझे कोई इसमें अड़चन नहीं लगती। अच्छा, जब शिकायतें आती हैं तो जैसे कुछ दिन पहले तक मैट की बात हो रही थी, वो अब सुलझती नजर आ रही है। लैंड का मामला और लैंड बिल का मामला बुरा फंसा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या लैंड बिल को पास करना इतना जरूरी है इस वक्त पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि जो हाल में आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा जो बातें सामने आई हैं, 804 अटके प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 8% ऐसे थे जो लैंड की वजह से फंसे थे। उनमें भी 36 ऐसे हैं, 66 में से 36 ऐसे हैं जो उन 5 जो चीजें एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं उसकी वजह से फंसे हैं। क्या इसे बैक बर्नर पर रखना सही डिसीजन होता है इस वक्त, या हेड ऑन आप लेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि अगर हमको अच्छे रोड बनाना है, रेलवे बनानी है, लो कॉस्ट हाउसिंग करना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने हैं और हमको अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर लानी है तो लैंड अगर अवेलेबल नहीं होगी तो कैसे होगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 80% लैंड केवल इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर करते हैं। अब 80% प्रोजेक्ट में जैसे झारखंड में केवल 5.6% इरिगेशन है, महाराष्ट्र में 16.8% इरिगेशन है। और अगर खेती को पानी नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकता। हमारे देश में जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14% है, 22 से 24% हमारा इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और 62 to 64% हमारा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर पर 70% आबादी डिपेंड करती है और 14% ही केवल है। तो हम लोग जब तक इरिगेशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक गांव का चित्र नहीं बदल सकता। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि ये डैम बन रहा है और इस डैम में कैनल सिस्टम से 3000 एकड़ में अगर डैम बनेगा तो उससे 3 लाख एकड़ किसानों के खेत को पानी मिलेगा कैनल सिस्टम से। अब ये कानून ये कहता है कि जिनके 3000 एकड़ जमीन पर डैम बन रहा है उसमें 80% लोग अगर स्वीकृति देंगे तो ये डैम बनेगा। अब मुझे बताइए कि जिसकी जमीन जा रही है वो कोई देगा ही नहीं, तो ना डैम बनेगा, ना सिंचाई होगी, ना रोड बनेगा, ना रेलवे बनेगी। ये दिल्ली की मेट्रो में अगर ये लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा रहे थे तो आज तक मेट्रो ही आपको दिखती नहीं। तो मेरा इतना ही कहना है कि अब इसमें प्रॉब्लम है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन के कारण कॉस्ट बढ़ी है। ये सच है, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में जो 70,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट थी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो 1,80,000 करोड़ रुपए हुई है। तो इसका एक फायदा भी हुआ है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। फायदा ये हुआ है कि जहां 10 लाख रुपए मार्केट कीमत है वहां 20 लाख रुपए कीमत मिल रही है। तो किसान खुद आगे आ रहे हो, कह रहे कि हमारी लैंड लो, और इसके कारण एस्केलेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। जो 3-3 साल 4-4 साल प्रोजेक्ट अटक जाते थे लैंड एक्विजिशन कारण, अब लैंड एक्विजिशन अगर आसानी से मिल जाएगी तो ये बात जरूर है कि थोड़ा सा उसमें पैसा जा रहा है पर गरीब किसानों को जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसमें हमको इसके कारण हमारे रोड की, रेलवे की स्पीड बढ़ेगी और इसके कारण देश का जीडीपी बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार की निर्मिति होगी और गरीबी दूर होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लैंड बिल पास होगा कैसे? जिस तरह का आक्रामक रूप नजर आ रहा है विपक्ष का, आज भी दिखा, और आपके जो एलाइज हैं उनमें भी लैंड बिल के कंसेंट क्लॉज वगैरह को लेकर सवाल है। क्या कोई क्लियर स्ट्रैटेजी है? या देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ये परसेप्शन की लड़ाई है। अब मैं जब किसानों में जा रहा हूं, परसों में हरियाणा में गया था, तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और पूरे वहां के किसान लीडर्स, जाट पंचायत के लोग, खाप पंचायत के लोग, प्रमुख आए थे और 3 घंटे कार्यक्रम चला। मैंने उनको प्रेजेंटेशन किया और सब सवाल जवाब दिए। जब हर परिवार को नौकरी दे रहे हैं, जहां रूरल एरिया में अगर लैंड एक्विजिशन होगी तो 1 रुपया अगर कीमत निकलती है तो 4 रुपए कीमत मिलेगी, 4 गुना। अर्बन एरिया में अगर 1 रुपया कीमत निकलेगी तो 2 रुपए मिलेगा। और ये सब बातें जब हमने बताई जो एडिशनल थी, तो उनके मन की लगभग गलतफहमियां दूर हुई। और हम कोई भी लैंड किसी भी प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या इंडस्ट्री के लिए एक्वायर करें, ये सच नहीं है। हम लोग जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है।
अगर एक्ट हमने मंजूर किया तो वही रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। जयललिता जी की सरकार थी, उन्होंने अपने रूल्स बनाए, हुड्डा जी ने अपने बनाए, पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने बनाए, शिवराज सिंह चौहान ने अपने बनाया, अभी झारखंड की सरकार ने अपने बनाए। तो मुझे लगता है कि इसमें केवल कुछ लोग जानबूझकर कंफ्यूज करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा डाउट है कि इस देश का विकास गति से हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, सिंचाई बढ़ रही है, रोजगार की अवसरें प्राप्त हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वर्ल्ड में भारत की प्रतिमा अच्छी हो रही है। ये जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो वैसे तो स्टॉप नहीं कर सकते। तो लैंड एक्विजिशन का बहाना लेकर इस देश को फिर से एक बार 4.5 जीडीपी पर जैसे यूपीए सरकार में था, सब काम ठप पर 2.5 साल एक भी फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, ऐसी स्थिति पैदा करके इस देश की विकास की प्रक्रिया को ठप कर दो और सरकार को बदनाम करो, ये शायद पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या कॉन्स्पिरेसी उसमें हो लेकिन ये बात आप उनको समझाएंगे कैसे, क्योंकि उनके बिना तो पास होगी नहीं, ये आप मानते हैं या? नहीं, मैं ये नहीं मानता। अच्छा, तो फिर क्या? मैं अपने कार्ड्स को ओपन नहीं करता। मैं ये इतना ही मानता हूँ कि वी विल ट्राई टू अवर लेवल बेस्ट टू कन्विंस देम, और बहुत से लोग कन्विंस भी हुए। बीजू जनता दल के लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, बोले हमारे सब प्रॉब्लम छूट गए हैं। देखो, जो सोए हैं उनको जगाया जा सकता है, पर जिन्होंने सोने का ढोंग रचाया उनको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि ये जब तक हम कोशिश करेंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम जानते हैं कि उसको किस प्रकार से मंजूर करना। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इस देश की विकास प्रक्रिया को जो गति मिली है, जो इकोनॉमी एक्सेलरेट हुई है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो फॉरेन इन्वेस्टर बड़े अच्छे इसमें अब देश की तरफ देख रहे हैं, जिसके कारण रोजगार के नए अवसर निर्माण होने वाले हैं, गरीबी दूर हो सकती है, और रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमारी प्रायोरिटी है। ऐसी जो विकास की राजनीति को गतिशीलता मिलने के बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सभी पार्टियां हमको सहयोग करेगी, और अगर उनके मन में कुछ गलतफहमियां है तो हम दूर करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह का रिश्ता कम से कम संसद में बन गया है अब सरकार और विपक्ष के बीच में, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद और चीजें भी अटकेंगी। जीएसटी बिल, जिस पर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है कांग्रेस पार्टी को, फिर भी वहां पर अटका रही है। इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश है, फ्लोर मैनेजमेंट की जरूरत है कि कैसे करें? ये रिश्तों का सवाल नहीं, ये खुर्चियों का दोष है। जो वो खुर्चियों पे बैठता है उसकी भाषा बदल जाती है। अब ये आप देश जानता है कि जीएसटी के लिए जब प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री थे और चिदम्बरम जी थे, उन्होंने मीटिंगें बुलाई थी और मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मुझे ही प्रणब मुखर्जी ने बुलाया था कि देश के लिए होना चाहिए। तब कुछ स्टेट का ये कहना था कि अगर जीएसटी के रूप में जो टैक्स अगर इकट्ठा होगा तो उसी समय उसका ई ट्रांसफर होकर हमारा शेयर का पैसा हमारे अकाउंट में जमा होना चाहिए। हम पैसा मांगने के लिए दिल्ली आते हैं तो पॉलिटिकल हमारे साथ अन्याय होता है, वो पैसा मिलता नहीं। और कुछ जगह जीएसटी को जब तक ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं करते तब हमारी सरकार का जो नुकसान होता है वो केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई करनी चाहिए। मुझे लगता है जो कांग्रेस ने कहा था, जो चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे, वही तो बिल हमने लाया है। अब ऐसा है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए अगर कोई विरोध करना चाहते तो कर सकते हैं, पर देखो अभी इंश्योरेंस बिल हो गया, काफी बिल अब पास हो गए, और मेरा कांग्रेस पार्टी पे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हमसे भले राजनीति करे पर देश के विकास के साथ नहीं करेगी। और निश्चित रूप से देश के विकास के लिए जो अच्छी बातें हैं जो यूपीए सरकार ने लाई थी, और वही बातें अगर आती है तो उसका केवल पॉलिटिकल भावना से विरोध नहीं करेगी, हमको पॉजिटिव सहयोग करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए कुछ सवाल हमारे ऑडियंस से भी ले लेते हैं। मुग्धा जी, हमारे साथ कुछ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। मेरे साथ इस वक्त मिस्टर एस.के. नारुला हैं, जो कि चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ट्रेड कमेटी ऑफ एपेक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एनसीटी दिल्ली के मेंबर हैं और चेयरमैन भी हैं। वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी पुअर है, जो हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब वे मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स की जो हमारे कंटेनर्स हैं या उसके रेलवे से जाने होते हैं या बाय रोड जाने होते हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है इन कंपैरिजन टू चाइना। अगर आप देखें तो वहाँ में
हर स्टेशन पे तकरीबन हर पोर्ट, इतने ज़्यादा पोर्ट्स हैं और उन्होंने वाटरवेज बनाए हुए हैं। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आई नो दैट दिस इज ऑन द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट कि वाटरवेज बने और हर वाटरवेज के हिसाब से वहाँ पोर्ट में जाए। तो एक तो ये कारगर कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। दूसरा, जो हमारी नीतियां बनती हैं जैसे मेक इन इंडिया, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि भाई हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 50 से 50 तक हम ले आएंगे, फर्स्ट 50 कंट्रीज में हमारा नाम आना चाहिए। जो पॉलिसीज हैं वो तो बन रही हैं ऊपर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो परकुलेट नहीं हो रही हैं। नीचे में जो ऑफिशियल्स हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, एक्चुअली जो एग्जीक्यूट करते हैं आपकी पॉलिसीज, दे आर नॉट वेरी फेवरेबल टू द इंडस्ट्री। वो वहाँ में अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अभी भी बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर राज चल रहा है, दूसरी चीज़ें चल रही हैं। सो मेक इन इंडिया में एक हम लोगों को जो मिलना चाहिए था, आपका सवाल तो मेरा सवाल ये है कि कब तक हम ये देख पाएंगे नीचे कि ये जो आपकी पॉलिसीज हैं वो नीचे परकुलेट हों, और आपके पास कोई रास्ता है कि जो नीचे में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ये पूरा उनको लगे कि सहयोग दें इसमें। देखो, पहली बात तो इन्होंने कही वो सही है। जो इनलैंड वाटरवेज की और कोस्टल ट्रैफिक और रिवर्स के बारे में जो कहा वो बिल्कुल सही है। चाइना में 47 गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है। कोरिया और जापान में वो 43-44% है। यूरोपियन देशों में वो 40% है और भारत में ये 3.3% है। ये 0.3% केवल रिवर पर है। और इसलिए जब हम लोग रोड पर जाते हैं तो 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 8 लाख करोड़ रुपए का हम लोग पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। और इसलिए पोल्यूशन भी होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो हमारे देश में जलमार्ग को विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें से 5 जलमार्ग को पार्लियामेंट ने मान्यता दी थी। उसमें से गंगा था, दूसरा महानदी है, तीसरा ब्रह्मपुत्र है, चौथा बंकिंघम कैनाल है और 5वां जो है वो हमारा 4-5 का में ब्रह्मपुत्र है। अब इसमें ऐसा है कि हमने इसका काम शुरू कर दिया है। गंगा में वाराणसी से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर, इसमें वाराणसी में और साहिबगंज झारखंड में और हल्दिया में 3 जगह हम मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। लैंड एक्विजिशन के काम को शुरुआत की है। वर्ल्ड बैंक ने 4200 करोड़ रुपए हमको मंजूर किए हैं। ब्रह्मपुत्रा में भी मैं परसों गया था गुवाहाटी में, वहां भी हम लोग ड्राई पोर्ट बना रहे हैं, वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और जगह जगह पर हम लोग 16 जगह पर ये जो छोटी फ्लोटिंग जेटी बना रहे हैं और ये वो एक सपना है। तो मैं जब कहूंगा तो अभी कल 101 रिवर का भी बिल मैंने पार्लियामेंट में दिया है, शायद सोमवार को उसकी चर्चा होगी। तो हम देश के वाटरवेज को डेवलप करने जा रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट है वैसे वाटरपोर्ट बनेंगे। हमने सी प्लेन को अनुमति दी, हवरक्राफ्ट को अनुमति दी, कैटरमैरन को अनुमति दी। अब मैं ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी का एक, अभी वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर पानी से 8 मीटर ऊपर हवाई जहाज जैसे दौड़ता हुआ एक जहाज तैयार हुआ है और जिसमें 30, 50 और 90 लोग बैठ सकते हैं। उसका एक सैंपल मैंने कोचीन में बनाने के लिए कहा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 5 हमारे इनलैंड वाटरवेज का काम हमने शुरू किया, कंसल्टेंट अपॉइंट किए, गंगा का भी शुरू हुआ, ब्रह्मपुत्र और महानदी का हुआ। जब ये कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास रोड और रेलवे में लिमिटेशन है। और अभी हमने शुरू किया है हल्दिया का इंपोर्टेड कोल, ये फराक्का के पावर प्रोजेक्ट में हमारे बारजीएस में डाल जा रहा है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो इनलैंड वाटरवेज का सपना है ये पूरा होगा। और आप मुझे कह रहे कैसा होगा, तो जो मुझे महाराष्ट्र में जानते थे कि मैंने जो कहा वो 101% बातें पूरी हुई है। इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, पर जैसे हमने रोड नेटवर्क बनाया वैसे पीपीपी मॉडल में हम लोग इनलैंड वाटरवेज को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर पोर्ट्स बना रहे हैं। और वाटर पोर्ट्स अगर बनेगा तो हमारा लॉजिस्टिक जो है उसका खर्चा कम होगा और इससे स्वाभाविक रूप से प्रदूषण भी कम होगा और बिजनेस भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही है वो जो मैं समझ चुका हूं, उसमें आज तो एक ही बात है कि देखिए चैलेंजेस सब जगह है, निगेटिविटी है, ब्यूरोक्रेसी में भी काम करना कठिन है। पर मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज।
and there are some people who convert opportunities into the problems. जब मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट पूरा किया, ये तुम्हारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया, मुंबई में 55 उड्डान पुल तैयार किए, तो 125 रिट पिटीशन कोर्ट में गई थी। और मैंने खुद कहा था कि इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस हाईवे बट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट परमिशन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। प्रॉब्लम्स है, पर आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विजन लेकर सरकार काम कर रही है, जैसे मैंने रोड सेक्टर में आपको कहा कि 2 किलोमीटर की जगह आज 14 किलोमीटर तक आए जी। और 30 किलोमीटर की बात तो मैं पब्लिकली कह रहा हूं, आप लिख लेना, अगर नहीं होगा तो अगले साल मुझे सवाल पूछ लेना। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक वो एक प्रोजेक्ट है जो सच में उस शहर को बदल सकता है, उस पर आपकी नजर है, कोई खास प्लान है? आपको पता है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था, मैंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जी। नावा शेवा से सिवरी। अब इसमें ऐसा है कि मैं 96-97 में इसका मैंने प्लानिंग तैयार किया था, तब इसकी कीमत 4,200 करोड़ थी। अब इसकी कीमत 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ हुई है। पर प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में जब नावा शेवा से सिवरी रोड बनने से काम नहीं होगा। अभी वरली सी फेस से एक एलिवेटेड रोड बनाकर उस जंक्शन तक जोड़ने की बात एमएमआरडी कर रही है, अच्छी बात है। फिर एक बात है कि कोस्टल हम रोड बनाए, फिर मैं बड़ौदा से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। तो मैंने एक सुझाव दिया था कि मैं मुंबई के अंदर में एक अंडरग्राउंड टनल बनाता हूं। हाँ। और वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट को जोड़कर पूरा, जैसे आप अहमदाबाद रोड से आते हैं तो घोड़बंदर के पास से पहले ही वो जो जहां से क्रीक ब्रिज लगता है, वहीं से पीछे से पहाड़ी से अंडरग्राउंड टनल बनाकर हम लोग वरली बांद्रा सीलिंग आएंगे, वहां से गवर्नर के घर के बाजू से अंडरग्राउंड होकर नरीमन पॉइंट आएंगे और नरीमन पॉइंट से अंडरग्राउंड होकर बीपीटी जाएंगे और बीपीटी से अंडरग्राउंड होकर डायरेक्ट जेएनपीटी जाएंगे और जेएनपीटी जाकर फिर हम उसको अंडरग्राउंड कुछ ऊपर करके थाना में फिर वहीं आएंगे। तो ये दोनों तीनों चारों कल्पनाएं थी कंसल्टेंट में अपॉइंट के, पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और एमएमआरडी इनके भी कुछ सुझाव है। हम दोनों एक बार बैठेंगे और इसमें से जो महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री जी जो बात फाइनल करेंगे, फिर उस प्रकार का निर्णय करके हम उनको सहयोग करेंगे। ये एक अपेक्षा तो और मैं आपको एक बात मुंबई करके बताता हूं, शायद मेरा बोलना थोड़ा सा अनपॉपुलर होगा। ये देखिए, ये जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु मेट्रो सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है और गांव से लोग आ रहे हैं, झोपड़पट्टी में नाले के बाजू में रह रहे, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। अब हमने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु को थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए और गांवों का विकास करना चाहिए, इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। और मुंबई जैसे शहरों में तीनों बाजू से समुद्र है, पानी नहीं है, पानी है और बढ़ने के लिए अवसर नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। तो हम जितने, अभी मैंने 55 फ्लाईओवर बने तब हमको लगता था कि अब ट्रैफिक अच्छा होगा, फिर भी जाम है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में थोड़ा सा अभी अलग से सोचना होगा और कुछ नई स्मार्ट सिटी ग्रोथ सेंटर करके बनाने होगा। बिल्कुल, लेकिन हमारी आपके लिए विश लिस्ट में ये प्रोजेक्ट तो बना हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज बात करने के लिए।